अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 15 समातें हो गई। पनामा लीक्स अब दिलचस्प तरीन मरहले में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। जिस बात का इंतजार था वो आखिर हो ही गई। मरियम नवाज शरीफ के वकला ने दलाइल देना शुरू कर दिए और उनके बाद हुसैन नवाज शरीफ के वकला दलाइल देंगे। अब अदालत के सामने वजीर आजम के बच्चे जवाबदा हो रहे हैं। उनके लिए बहुत से सवालात पहले ही तैयार हैं जिनके जवाब और शवाहिद उन्हें देना होंगे और कल का दिन बहुत अहम है। जमात इस्लामी के वकील ने 3 समातों के बाद आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिसके बाद मरियम नवाज शरीफ के वकील शाहिद हामिद ने दलाइल शुरू कर दिए हैं। मरियम नवाज शरीफ के वकील शाहिद हामिद की बारी आई। उन्होंने मरियम नवाज शरीफ की मुतफर्रिक दरख्वास्त जमा कराई और साथ ही तहरीरी बयान अदालत को पढ़कर सुनाया। मरियम नवाज शरीफ के बयान के मुताबिक वो शादीशुदा खातून हैं। 1992 में हाजिर सर्विस कैप्टन से शादी हुई, फिर उनके शौहर ने सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली। उनके शौहर 1986 से टैक्स अदा कर रहे हैं। मरियम नवाज के तहरीरी बयान के मुताबिक उन्होंने रायविंड में शमीम एग्री फार्म्स में मौजूद 5 में से 1 रिहाइशगाह हासिल की। 2000 में उन्हें जिला वतन कर दिया गया और वो अपने वालिदैन के साथ सऊदी अरब चली गई। उनके शौहर को गैर कानूनी तौर पर मुलाजमत से बरतरफ किया गया। 2007 में जिला वतनी खत्म करके वतन वापस आए और दोबारा शमीम एग्री फार्म्स में रिहाइश अख्तियार की। उनके शौहर 2008 और 2013 में एमएनए मुंतखब हुए। उन्होंने अपने शौहर की आमदनी की तफसीलात अदालत को फराहम कर दी हैं। वालिद ने जो भी कीमती गिफ्ट दिए वो वालिद की शफकत के तहत दिए। वो 1992 के बाद से कभी भी अपने वालिद की जेरे किफालत नहीं रही। 2013 में उन्होंने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए उस वक्त भी उनके जेरे किफालत नहीं थी। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि वो कभी भी लंदन फ्लैट्स की बेनिफिशियल ओनर नहीं रही और ना ही इन फ्लैट से कभी कोई माली फायदा उठाया। तहरीरी जवाब पर मरियम नवाज के दस्तखत ना होने पर अदालत ने एतराज उठाया तो शाहिद हामिद ने यकीन दिलाया कि उन्हें दस्तावेज पर दस्तखत करके जवाब जमा करा देंगे। मुतफर्रिक दरख्वास्त में मरियम नवाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो FIA और मोज़ेक फोंसेका के दरमियान मुबैना तौर पर खतो किताबत में कभी शामिल नहीं रही। हुसैन नवाज नीलसन और नेस्कोल के हकीकी मालिक हैं। ये दस्तावेज जो दाखिल की गई न सिर्फ गलत हैं बल्कि उनकी कानूनी हैसियत भी नहीं। मुबैना तौर पर दाखिल की गई दस्तावेजात की हकीकत साबित करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबूत देना होंगे। वो इन दस्तावेजात के गलत होने को दौरान समात साबित करेंगी। मरियम सफदर के वकील शाहिद हामिद ने दलाइल का आगाज करते हुए अदालत को बताया कि वो मरियम सफदर को मिलने वाले तहाइफ, मीडिया को दिए गए इंटरव्यूज और ज़ेर किफालत होने के मामले पर दलाइल देंगे। शाहिद हामिद ने अदालत को बताया कि मरियम नवाज आम शहरी हैं, हुकूमती ओहदेदार नहीं। मरियम नवाज आम शहरी हैं और आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत समात से उनके बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे, इसलिए समात नहीं हो सकती। इमरान खान की दरख्वास्त में मरियम सफदर पर सिर्फ टैक्सों की अदम अदायगी और जेर किफालत का इल्जाम है। जेर किफालत पर मरियम का बयान पढ़ चुके हैं और टैक्सों के हवाले से दस्तावेजात जमा करवा देंगे। इसके अलावा उनकी मौकला पर और कोई इल्जाम नहीं। तो जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि आप अपनी मौकला की जानिब से उनके वालिद की मदद के लिए तो दलाइल देंगे। तो शाहिद हामिद ने कहा कि जी, उनकी मौकला वालिद की मदद करेंगी क्योंकि उनके वालिद भी उनकी बहुत मदद कर रहे हैं। शाहिद हामिद के जवाब पर अदालत में कहका लगा। आज वजीर आजम के तर्जुमान मुसद्दिक मलिक ने दावा किया कि पाकिस्तान में टैक्स और आमदनी की तफसीलात, दुबई मिल की खरीदो फरोख्त और सबसे अहम बात लंदन फ्लैट्स के बेरर सर्टिफिकेट और ट्रस्ट डीड के हवाले से भी तमाम मुतालिका दस्तावेजात अदालत में जमा करवा दी गई हैं। मगर फिर भी नून लीग अदालत में आईनी इस्तेहकाक का सहारा क्यों ले रही है अगर सब जमा करा दी गई है? पहले शरीफ खानदान ने आर्टिकल 66 का सहारा लिया, अब आर्टिकल 184 की शिक 3 का सहारा लेता दिखाई दे रहा है। मरियम नवाज साहिबा के केस में अदालत के दायरा समात पर एक बार फिर से एतराज उठाया जा रहा है। आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त मगर खुद प्रिंसिपल्ड पोजीशन रही है शरीफ खानदान की कि हम नहीं लेंगे सहारा, वरना हम मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज करते। तो ये बात क्यों की गई, इस हवाले से बात करते हैं नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी साहब से। तलाल साहब बहुत शुक्रिया। तलाल साहब, जब शुरू से मौक़िफ़ रहा है, पहले आर्टिकल 66 पे बात हुई, अब यह कि मरियम नवाज साहिबा का मामला है। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहते रहे कि पनामा में उनका नाम नहीं इसलिए बात नहीं होगी। मरियम नवाज साहिबा के बारे में ये कह रहे हैं कि क्योंकि पटिशनर्स ने बुनियादी तौर पर डायरेक्ट शेख रशीद साहब और जमात इस्लामी ने उन पर एतराज नहीं किया और आर्टिकल 184(3) उनका मुतासिर हो रहा है। सर सबूत दें, बात खत्म करें। आप ये आईनी शिकों का सहारा लेते रहते हैं और हाई मॉरल ग्राउंड भी चाहते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब, एक तो आपने पूरा जो इंट्रो दिया तमाम चीजें उसी तरह हैं जैसे आपने कही, सिवाय इस बात के 184(3) पर यह नहीं कहा मरियम नवाज साहिबा के वकील ने कि ये समाअत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तमाम सबूत दलाइल देने के बाद 184(3) को एक प्राइवेट पर्सन के स्कोप में एक्सप्लेन करूंगा। हमने सहारा लेना होता तो जो जवाब हमने जमा करवाए हैं वो जवाब जमा ना करवाते। ये जो सबूत आज जमा करवाए हैं, जो हमने कहा है कि कई कागजात ठीक नहीं है, और उसके बाद बयाने हल्फी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में, अपने टैक्स और उसके बाद अपनी इज़्दवाजी जिंदगी, तमाम चीजें ये हम जमा ना करवाते अगर हमने इस्तेसना की बात करनी होती। जाहिर है आपने आर्टिकल 66 के तहत भी ये कहा था कि हम कोई सहारा नहीं ले रहे, मगर उस पर बहुत मेजर आर्गुमेंट हुआ। सिर्फ एक बात बता दें तलाल साहब, ऐसा तो नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से मुकम्मल आर्गुमेंट ये रहा कि जी कोई है नहीं मामला तो आगे बच्चे जवाब देंगे। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से वकील की ये पोजीशन है कि शायद हुसैन नवाज जवाब देंगे कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त वजीर आजम है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक पॉलिटिकल फ्यूचर है, और हुसैन और हसन ना कोई इरादा है पाकिस्तानी सियासत में, ना ही वो बहुत सारे सवालों के जवाबदा होंगे क्योंकि बहुत अरसे से पाकिस्तान नहीं है, टैक्स लॉज नहीं अप्लाई होते। तो बर्डन सारा हसन हुसैन पर डाला जा रहा है ताकि कम से कम दो पॉलिटिकल पर्सनालिटी सेफ रहें। देखिए, मेरा आपसे गुजारिश ये है कि आप सिर्फ जो प्रेयर है वो पढ़ दें। जो इल्जाम लगा है जवाब तो हमने उसी का देना है ना। मरियम नवाज साहिबा का अदालत के बाहर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जलसे में तो मरियम नवाज मरियम नवाज मरियम नवाज करते रहे, मगर 2 लाइनें सिर्फ लिखी हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो ने टैक्स चोरी किया है, सिर्फ ये इल्जाम है। हम तो फिर उसके बावजूद भी इसके अलावा बहुत सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, और जो कागजात कल जमा करवाए हैं उनमें बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो ऐसी कॉन्ट्राडिक्शंस ये पीटीआई और पिटिशनर हमारे बारे में लोगों को बयान करते रहे। हमने अपने पर लगने इल्जामात की बजाय उससे बढ़कर जवाब दिए हैं। सर ये बताइएगा कि अचानक एक पोजीशन ली है नून लीग ने पब्लिकली, जिसके लिए आप तहरीक इंसाफ पर एतराज करते थे। साद रफीक साहब की तकरीर हो, उसमें वो खुली किताब बंद किताब जाहिर है, और कुछ सफ़ात ये मामला जजिस का था, ऐसा लगा वो जजिस पर तनकीद कर रहे हैं। कल सुलेमान शहबाज साहब ने फैसले के हवाले से बड़ी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस दी। आज शहबाज शरीफ साहब, मुल्तान मेट्रो की बात हो रही थी और कहा कि कैटेगोरिकल फैसला आना चाहिए अदालत से, इसकी तवक्को कर रहे हैं। क्या आप लोगों को यह शक है कि अगर आपके हक में भी आया तो कुछ इफ्स एंड बट्स के साथ ना आए और आपको जो है वो नॉट प्रूविन का मामला हो जाए, नॉट गिल्टी का ना हो, इसलिए बड़ा कैटेगोरिकल फैसला चाहते हैं आप अदालत से, जिसके लिए एक पब्लिक प्रेशर डाल रहे हैं? देखिए शाहजेब साहब, आप खुद इंसाफ करें कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो 3 दफा वजीर आजम बना, पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, उसने ना सिर्फ अपना आईनी इस्तेकाक बल्कि अपने बच्चों और फैमिली का भी आईनी इस्तेकाक छोड़ा। एडमिजिबिलिटी पे बात नहीं की, टेक्निकलिटी के पीछे नहीं छुपा, सीधा सर किया उसने सुप्रीम कोर्ट के आगे। क्या यह ज्यादती नहीं होगी कि कोई ग्रेट डिसीजन आए? डिसीजन बिल्कुल ब्लैक या व्हाइट में आना चाहिए ताकि वाज़ेह हो सके। आपने मुझसे इंसाफ का काम कर नहीं सकता, इंसाफ सिर्फ जजेस कर सकते हैं, तो आप जजेस पर क्या फिर बाहर से प्रेशर डाल रहे हैं कि जी ग्रे में मत दीजिएगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट में फैसला हमें चाहिए? क्या आपको जजेस से उम्मीद नहीं है? आपको लगता है ग्रे में फैसला आ जाएगा कि होगा आपके हक में, मगर सियासत दूसरे भी उस पर कर सकेंगे, इस किस्म के उसमें लाइनें और अल्फाज होंगे, इसलिए आप ये प्रेशर डाल रहे हैं बाहर से? देखिए, मैं इस्तात हम कर सकते हैं, हम उनसे दरखास्त कर सकते हैं। देखिए सवाल क्या है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई, क्या करप्शन हुई, क्या पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर कोई पैसा गया, क्या मियां नवाज शरीफ ने ये फ्लैट जो है या अपनी कोई जायदाद मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स किया या नहीं किया? ये 4 सवाल हैं, इनका क्लियर जवाब आना चाहिए। इसी वजह से हमने हाईएस्ट कोर्ट पाकिस्तान के सामने आईनी सहारों की बजाय हमने सबूतों पर और उसके बाद शवाहिद की बुनियाद पर फैसला चाहते हैं, और हमें उम्मीद है यह फैसला ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा, ग्रे नहीं होगा। तला चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, जैसा कि बड़ा क्लियर कर रहे हैं कि हमें ग्रे में फैसला नहीं चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में फैसला चाहिए, जिसके भी खिलाफ हो साफ साफ हो। मगर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई है पिछले 3 दिनों में, जो आज भी होती रही, वो थे पाकिस्तान जमात इस्लामी के वकील के दलाइल, जिससे ऐसा लगा कि ना इमरान खान खुश हैं, ना शेख रशीद खुश हैं, ना ही जजेस मुतमईन नजर आए, और ऐसा लगा, यहां तक कहा गया कि जमात इस्लामी के वकील केस बना नहीं रहे, केस बिगाड़ते नजर आते हैं। जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ ने एक बार फिर से जफर अली शाह केस का हवाला दिया आज, तो अदालत में एक बार फिर से दिलचस्प सूरत हाल बनी, पहले भी बनी थी।
जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि अदालती फैसले में लंदन फ्लैट्स के बारे में कोई बात नहीं थी, मुबैना करप्शन का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने जमात इस्लामी के वकील से पूछा कि खालिद अनवर किसकी तरफ से पेश हुए थे, तो तौफीक आसिफ ने कहा कि वो जफर अली शाह के वकील थे। तो जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि नहीं वकील साहब, आपको पता ही नहीं है, आपने फैसला भी नहीं पढ़ा और हवाले दे रहे हैं। जमात इस्लामी के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि उन्हें पैराग्राफ 127 पढ़ने की इजाजत दी जाए, तो जस्टिस अजमत सईद ने इज़हार बरहमी किया और कहा कि जो दिल करता है वो पढ़ते रहें, ना आपने फाइल देखी ना फैसला पढ़ा। वकील साहब, आपने बेबस कर दिया है। तौफीक आसिफ ने कहा कि खालिद अनवर जफर अली शाह के वकील थे, तो एक बार फिर जस्टिस अजमत ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि आपने बिल्कुल ही मजाक बना लिया है, कुछ तो पढ़ लिया होता। आप कानून के बुनियादी उसूलों को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपने अपने मौक्कल को जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया। जस्टिस अजमत के रिमार्क्स के बाद बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि जज साहब ने हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी, तो तौफीक आसिफ ने, जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि हल्की फुल्की बात का उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जस्टिस अजमत ने कहा कि फैसले में लिखेंगे कि बात हल्की फुल्की थी या भारी, तो तौफीक आसिफ ने कहा कि लगता है अदालत आज उन्हें सुनना ही नहीं चाहती। जस्टिस अजमत ने वाजे किया कि आप चाहें तो 11 साल तक दलाइल दें, लेकिन एक ही बात बार बार ना करें। अभी तक आपने जो हवाले दिए उनका लंदन फ्लैट से क्या ताल्लुक बनता है। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि आप हमें वो पढ़ाना चाहते हैं जो इस फैसले में लिखा ही नहीं। जस्टिस आसिफ खोसा ने भी कहा कि यह बात तय शुदा है कि आप जिन फ्लैट्स का हवाला दे रहे हैं इससे मुताल्लिक फैसले में कोई बात नहीं की गई। तो तौफीक आसिफ ने कहा कि उन्हें गहरा शक है कि दुबई मिल के फरोख्त से लंदन फ्लैट्स खरीदे गए। तो अदालत ने पूछा कि शक का फायदा किसको जाता है। तौफीक आसिफ ने कहा कि अदालत नवाज शरीफ को अदालत तलब करके बयान रिकॉर्ड करे और इल्जामात का जवाब तलब करे। जस्टिस आसिफ खोसा ने वाजे किया कि अगर जरूरत हुई तो नवाज शरीफ को बुलाएंगे, वरना नहीं। जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ के बाद जमात इस्लामी के मावन वकील ने दलाइल दिए। शेख एहसनुद्दीन ने कहा कि तमाम सबूत अदालत के सामने आ गए हैं, तो अदालत के कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। तो जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा कि सारे सबूत कौन से हैं। जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि आप इन्हें सबूत नहीं मटीरियल कह सकते हैं। जस्टिस अजमत ने कहा कि अगर कानून शहादत के तहत इस मवाद को परखने पर मालूम हो कि मवाद का बड़ा हिस्सा फारिग है तो फिर क्या होगा। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि नतीजा खस करने के लिए अदालत को क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। शेख एहसनुद्दीन ने कहा कि मैं तरीक़ाकार का मशवरा कैसे दे सकता हूँ, ये आपने देखना है। बाद में एक और दरख्वास्त गुजार तारिक असद ने अदालत से कमीशन बनाने की दरख्वास्त की और कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल करार दिलवाने के लिए जितना वक्त जाया हुआ कमीशन बना दिया जाता तो कमीशन का काम मुकम्मल हो जाता। अदालत ने कमीशन बनाने की दरख्वास्त को यकजा करके एक साथ समाअत के लिए अलग बेंच मुकर्रर करने का फैसला किया और इन दरख्वास्तों की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। अब कल भी मरियम नवाज शरीफ के वकील शाहिद आमिद दलाइल देंगे, जिसके बाद हुसैन नवाज शरीफ और हसन नवाज शरीफ के मुकला की बारी आने का इम्कान है। लेकिन ये जो जमात इस्लामी के वकील साहब के साथ हुआ, क्या जो इत्तेहादी है जमात इस्लामी के वो इस मामले को किस तरह देख रहे थे, जाहिद किशकोरी से पूछे। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, मुसलसल प्रोसीडिंग्स कवर कर रहे हैं। ये 3 दिन जो दलाइल दिए गए, जिसमें कहके भी बहुत सारे लगे, वाज़े तौर पर लगा कि जजेस भी बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट से और बार बार कह रहे हैं कि आप अपनी बात क्लियर करें। जो तहरीक इंसाफ शेख रशीद साहब, ये जो दूसरे रहनुमा हैं, ये कैसा फील कर रहे थे जब जमात इस्लामी के वकील आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, वो क्या बातें कहते नजर आ रहे थे? शाहजेब, जमात इस्लामी के वकील ने 6 घंटे दलाइल दिए हैं, उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं थी। उसने 25 केसेस के रेफरेंस दिए हैं। ये सब के सब नईम बुखारी और वज़ीर आज़म के वकील पहले ही इस पर दलाइल दे चुके थे। उसने एक नई बात सिर्फ ये की है, एक रिसर्च पेपर दिया है ऑस्ट्रेलियन MP का लिखा हुआ, और इसमें कोई नई बात नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि उसने 3 दिन लगाए हैं। सिराजुल हक जमात इस्लामी के जो वकील अमीर हैं, वो अदालत में बैठे होते थे, वो सख्त तनकीद का उनको सामना होता था। कभी कोई सरगोशी कर रहा होता था। इवन शाह महमूद कुरैशी आज उसको कह रहे थे कि सिराज साहब, ये आपने कैसा वकील लाया है। इससे पहले कल मैं शेख रशीद को सुन पा रहा था, वो उनको कह रहे थे कि आपने बहुत ही ऐसा वकील लाया है जो हमारा केस खराब कर रहा है। इसके अलावा मैं काफ़ी वकला को देख सकता हूँ जो जमात इस्लामी के अमीर से ये पूछ रहे होते हैं बार बार के आप अच्छी कोई लीगल टीम हायर कर लेते, लेकिन ये इसके साथ साथ जजेस की तरफ से ऐसी ऑब्जर्वेशन आई हैं कि आप सारे आर्गुमेंट की ट्रेल को खराब कर रहे हैं, अपने क्लाइंट का केस खराब करते हुए नजर आते हैं। आप कोई नई बात लाएं, हम आपको 1 साल से भी ज्यादा आप बोलते रहें, टाइम देंगे, लेकिन कोई नई चीज लाएं। तो ये
6 घंटे के आर्गूमेंट हैं, उसकी ये समरी है जो अदालत को उन्होंने पेश की है। इसके अलावा दूसरे भी 20 मिनट के लिए जमात इस्लामी के एक वकील आए थे सपोर्ट करने के लिए, उन्होंने भी 1-2 पंजाबी में एक शेर सुना दिया, उसमें भी कोई नई बात नहीं थी। तो बार बार अपने एक ऐसे आर्गूमेंट वो दे रहे थे, जजेस बिल्कुल बाई नहीं कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सदीश कोरी, बता रहे थे कि जजेस बाय नहीं कर रहे थे। जमात इस्लामी के वकील के आर्गूमेंट पर खुद इत्तेहादी सिराजुल हक साहब से कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरीके के आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। जनरल राहिल शरीफ साहब को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है। क्या वो वाकई कंट्रोवर्सी है भी, या राहिल शरीफ साहब की जात को जबरदस्ती किसी कंट्रोवर्सी से जोड़ा जा रहा है जो उनके करियर में नहीं हुआ? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहते हैं इक्तिदार, कुर्सी, ताकत बड़ी जालिम चीज है। जब आपके पास होती है तो चेहरे अलग होते हैं, जब चला जाता है तो चेहरे अलग नजर आते हैं। लगता है ऐसा ही कुछ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ साहब के साथ हो रहा है। जब तक इक्तिदार में थे, या कह लीजिए जब तक कुर्सी उनके पास थी, आर्मी चीफ थे, हर कोई और वो लोग जो उनसे मुतालबे करते नजर आते थे, जमहूरी हुकूमत का बोरिया बिस्तरा लपेट दें, ये बातें करते नजर आते थे। इस हुकूमत में बड़ी खामियां हैं, राहिल शरीफ साहब ही आके दुरुस्त कर सकते हैं। राहिल शरीफ साहब को मसीहा का दर्जा दिया करते थे, वही अब उन पर इल्जाम लगाते नजर आते हैं, उन्हें कंट्रोवर्शियल करते नजर आते हैं। ये कहते नजर आते हैं कि उन्हें जो जमीन की अलॉटमेंट हुई है, जिस ज़रई जमीन की अलॉटमेंट हुई है, वो या तो खिलाफ ज़ाब्ता है या फिर हुकूमत ने खास तौर से एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट करते हुए राहिल शरीफ साहब को नवाजा है। और ये बातें उन्हीं लोगों की तरफ से की जा रही हैं जो उन्हें मसीहा कहा करते थे। जनरल राहिल शरीफ साहब को जो जमीन अलॉट की गई, उस हवाले से आज जंग अखबार में तफसीलात भी छपी हैं। कुछ तफसीलात बताई गई कि मामला क्या है, क्या रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं हुई। जनरल राहिल शरीफ साहब को अलॉट की गई जाने वाली इराजी चेयरमैन बॉर्डर एरिया कमेटी लाहौर के जरिए की गई है। बेदिया रोड लाहौर पर वाक़ जो इराजी अलॉट की गई है, उसका रकबा 482 किनाल नहीं बल्कि 868 किनाल 10 मरले है, जो 90 एकड़ जमीन बनती है। और इस पर कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती, इसको ये कोई कंस्ट्रक्शन वाला एरिया नहीं, एग्रीकल्चर जमीन है। और क्या रूल्स और प्रोसीजर्स हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। अखबार के मुताबिक राहिल शरीफ को बतौर जनरल 50 एकड़ इराजी जबकि 40 एकड़ बतौर आर्मी चीफ की गई। जमीन की ट्रांसफर के लिए 24 दिसंबर 2014 को रेवेन्यू हुक्काम कैंट को बॉर्डर एरिया कमेटी का खत मौसूल हुआ, जिसके बाद ट्रांसफर की मंजूरी 29 दिसंबर 2014 को साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के नाम हुई। खबर के मुताबिक फौजी अफसरान और एहलकारों को इराजी, प्लॉट और दीगर मराद की तकसीम की बराह रास्त निगरानी GHQ में तैनात लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अफसर करता है, ना कि हुकूमत। खबर के मुताबिक इराजी अलॉटमेंट पॉलिसी के बारे में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आला अफसरान ने बताया कि सूबाई रेवेन्यू बोर्ड के अफसरान को कोई इख्तियार हासिल नहीं होता। वो GHQ से मिलने वाले अहकामात पर चेयरमैन बॉर्डर एरिया कमेटी के जारी करदा खत की रोशनी में सूबाई हुकूमत के रिकॉर्ड की इराजी को फौजी अफसरान के एहलकारों के नाम मुंतकिल कर देते हैं। यहाँ हम आपको बताते हैं कि पाक फौज में रिटायरमेंट के बाद इराजी कहाँ, कैसे, कितनी, क्यों मुंतकिल होती है। और इस हवाले से हमने पाक फौज के रिटायर्ड आला अफसरान से रब्ता किया और उनसे जाना कि मामला होता क्या है, जिनके मुताबिक ज़रई अलॉटमेंट रिटायरमेंट से पहले भी मिल जाती है और कभी कभार पहले नहीं मिलती। अलॉटमेंट ज़मीन की दस्तियाबी पर मुनहसिर है। ज़रई ज़मीन की दस्तियाबी सूबाई हुकूमत करती है, ज़मीन GHQ को दी जाती है। ज़मीन मिलने के बाद सब एलोकेशन आर्मी करती है, ना कि सूबाई हुकूमत। रिटायर्ड आला अफसरान के मुताबिक सरहदी इलाकों में ये ज़मीन दी जाती है। मुतल्लिका सूबों की बॉर्डर एरिया कमेटी इसका फैसला करती है। अगर पंजाब की बात की जाए तो सियालकोट वर्किंग बाउंड्री से लेकर बहावलपुर तक की सरहदी इलाके के मुख्तलिफ जोन्स में ये ज़मीन दी जाती है। ज़मीन बॉर्डर से 8 किलोमीटर अंदर दी जाती है। ऐसी ज़रई ज़मीन पर ना मकान बन सकते हैं, ना ही इसे बेचा जा सकता है। जंग की सूरत में फौज इस जमीन को इस्तेमाल करेगी, यानी मोर्चे बनाने हैं, जंग लड़नी है दुश्मन से, तो इसी जमीन को फौज इस्तेमाल करेगी। रिटायर्ड आला अफसरान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक अफसर को 40 एकड़ इराजी मिलती है, मेजर जनरल लेवल के अफसर को 35 एकड़ इराजी मिलती है, ब्रिगेडियर को 30 एकड़, कर्नल को 25 एकड़ तक इराजी मिलती है, मेजर को 20 एकड़ इराजी मिलती है, जबकि सिपाही को 12 एकड़ इराजी मिलती है। हमने रिटायर्ड फौजी अफसरान से पूछा कि जमीन किस बुनियाद पर दी जाती है, तो बताया गया कि जमीन सब फौजी एहलकारों या अफसरान को नहीं मिलती है, सिर्फ उन जवानों और अफसरान को मिलती है जिनकी कारकर्दगी शानदार रही हो, जिन्होंने दौरान सर्विस एजाज़ात और तमगे अपने नाम सीने पर सजाए हैं। अस्करी ज़राए के मुताबिक ये कारकर्दगी पॉइंट्स की सूरत में शुमार होती है और इसके तहत ज़मीन दी जाती है। 65% इराजी
फौज के जवानों को मिलती है, जबकि 35% अफसरान को, और इस 35% में से 20% हाजिर सर्विस अफसरान यानी कैप्टन से जनरल तक के ओहदे को मिलती है। बाकी में से 15 रिटायर्ड अफसरान को मिलती है। 15%। हमने रिहायशी प्लॉट या मकान के हवाले से मालूम किया तो रिटायर्ड फौजी अफसरान ने बताया कि जवान से मेजर तक के अफसरान को छोटे घर या फ्लैट्स मिलते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल या ब्रिगेडियर तक के अफसरान को उनके ओहदे के हिसाब से घर मिलते हैं। मेजर जनरल और उससे ऊपर के ओहदों पर काम करने वाले अफसरान को प्लॉट्स अलॉट किए जाते हैं। रिहाइश के लिए घर या प्लॉट तमाम फौजी जवानों और अफसरान को मिलते हैं। उनका मिलना कारकर्दगी से मशरूत नहीं बल्कि रिटायर हो और मिल जाएंगे, बशर्ते कि किसी जवानी अफसर ने डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी ना की हो। याद रहे कि ये मकान, फ्लैट्स या प्लॉट मुफ्त नहीं मिलते बल्कि उनकी अदायगी दौरान सर्विस तनख्वाह से कटती रहती है, जो बुक वैल्यू पर होती है, ना कि उस वक्त की मार्केट वैल्यू पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब। अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया। जनरल के ओहदे से रिटायर हुए हैं आप, बहुत सारे मामलात को जानते हैं। क्या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ है जनरल राहिल शरीफ साहब के केस में कि उन्हें हुकूमत ने नवाज दिया, या फिर एक पॉइंट सिस्टम है जिसके तहत डिसाइड किया जाता है कि किसको कितनी जमीन मिलनी है? हाँ, पहले तो मैं ये बताऊं कि ना सिर्फ जनरल के ओहदे से रिटायर हुआ बल्कि मेरी लास्ट अपॉइंटमेंट थी एडजुटेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी, और ये एडजुटेंट जनरल की ही जिम्मेदारी है कि वो अलॉटमेंट्स करता है, ये लैंड्स वगैरह वेलफेयर के जो जितने भी इश्यूज हैं वो देखता है। इसमें तरीकाकार ये है कि हम तमाम ऑफिसर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसमें सितारे जुर्रत या हिलाल जुर्रत, जितने भी कैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनके मार्क्स हैं, जितनी भी सर्विस है उसके लेंथ ऑफ सर्विस के मार्क्स हैं। अगर उसमें कभी किसी को कोई सज़ा नहीं हुई, कोई उसको कोई कभी किसी चीज़ के ऊपर उसको वार्निंग नहीं मिली, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सामने रखते हुए उसकी सर्विस के मार्क्स दिए जाते हैं। फिर आपको अगर खिदमत के हैं, जैसे हिलाल इम्तियाज़ है या रहील के पास हिलाल इम्तियाज़ भी था और निशान इम्तियाज़ दोनों थे, उनके मार्क्स भी उसमें डालते हैं। तो ये एक मेरिट लिस्ट बनती है मार्क्स के हिसाब से, जिसमें कि फिर वो टॉप के लोग जितने अकोमोडेट हो सकते हैं उनको कर दिया जाता है, बाकी लोग रह जाते हैं और इसी तरह रिटायर हो जाते हैं। अब इसमें जो प्रायोरिटी दी जाती है, जो मार्क्स हम काउंट करते हैं, उसमें वॉर इंजरी के मार्क्स हैं जो बहुत ज़्यादा हैं। शहीद कोई हो जाता है तो शहादत के उससे भी ज़्यादा हैं। चुनांचे वो लोग जो शहीद हुए या जिनके आज़ाब वगैरह अपने गवा बैठे, वो अपने उन मार्क्स की वजह से वो टॉप पे फ़ौरन आ जाते हैं और उनका प्रायोरिटी 1 बन जाती है उनको ये लैंड देने के लिए। यानी कि अगर सिस्टम ये है जो आप बता रहे हैं, जाहिर है, तो इस सिस्टम के तहत सिर्फ जनरल राहिल शरीफ को तो नहीं मिली होगी, और लोगों को भी उस वक्त अलॉट हुई होगी जब राहिल शरीफ साहब को मुतादिद रिटायरमेंट्स हुई। जिस दिन राहिल शरीफ को अलॉटमेंट हुई उसी दिन उसी जगह पे 11 सिपाहियों को, हमारे सोल्जर्स अदर रैंक्स जो हैं, उनको भी अलॉट की गई। लेकिन मीडिया में किसी ने अपनी बदनीयती से एक अच्छे ऑफिसर के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए वो कुछ अजीब रंग दिया। वो 11 जो सिपाही वगैरह जो वॉर वुंडेड थे उनका तो जिक्र नहीं आया, तो इसका दे दिया। अब ये कायदा कुल्लिया के मुताबिक और हर साल अलॉटमेंट्स होती हैं। ये उस वक्त जब अलॉटमेंट होती, चूंकि ये सर्विस में ही देनी होती है सर्विस ऑफिसर्स को, तो लाजमन उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी सर्विस में होता है और बाकी लोग भी होते हैं, मौजूद होते हैं। लेकिन चूंकि सिस्टम एक स्ट्रीमलाइंड है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता इसमें। अब मसलन राहिल शरीफ अगर चाहता तो वो बेहतरीन ज़मीन ले सकता था, लेकिन मुझे पता है कि इस ज़मीन में 20 एकड़ ऐसी ज़मीन है जिसके ऊपर सिर्फ पानी खड़ा है और उस पर कोई फसल नहीं बोई जा सकती। एक तो ये आपने कह दिया कि राहिल शरीफ साहब के साथ दूसरों को भी अलॉट हुई। दूसरा मसला ये है कि क्या कोई एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट है, लोकेशन वगैरह? राहिल शरीफ साहब के अलावा कोई और भी आर्मी चीफ रिटायर होता या तो उनको साथ भी ऐसा ही होता, या उनसे पहले अगर कियानी साहब रिटायर हुए तो उनको भी इसी तरीके से अलॉटमेंट हुई थी, या इनके बाद अगर बाजवा साहब अपनी मियाद पूरी करके रिटायर होते हैं तो उनको भी वैसे ही अलॉटमेंट होगी, या कुछ एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट हुआ है राहिल शरीफ साहब के साथ? बिल्कुल कि ना कतन नहीं। वो तो तरीका एक बड़ा वजह किया हुआ बना हुआ है, एडजुटेंट जनरल खुद मुख्तार है उस मामले में, वो उसके मुताबिक सारा तैयार करता है और फिर ये कमेटी अप्रूव करती है, बैठ के वो सारा देख लेते हैं कि वाकई इन्होंने क्राइटेरिया जो तरीकाकार है उसके मुताबिक ये चीज़ कोई इसमें खराबी तो नहीं, कोई इंडिविजुअली खुद नहीं कर सकता, तो वो फिर उसको उसके बाद इशू किया जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिखा के उसकी अप्रूवल के साथ। लेकिन इसमें जो देखने की बात यह है कि इसकी कीमत, मसलन अभी अखबार में जो खबर दी गई उसमें लिखा गया कि 1.3 बिलियन इसकी कीमत है। ये जरी जमीन है, अगर ये वाकई यहाँ पे हाउसिंग कॉलोनी बनती तो शायद इसके करीब होती,
लेकिन वहां पे आज 1 एकड़ की कीमत है 7 से 8 लाख रुपया। उस हिसाब से ये 5 से 6 करोड़ की जमीन बनती है। और सब और जो रेजिडेंशियल प्लॉट होता है जर्नलों का, वो भी कोई पॉइंट्स की बुनियाद पर होता है या जिसका जो ओहदा होता है जिस हिसाब से होता है, जो रैंक होता है उस हिसाब से मिल जाता है? नहीं, रेजिडेंशियल में ये है कि उसमें प्लॉट हुकूमत लीज पे देती है और हम सालाना लीज पे करते रहते हैं, जो ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर भी आप उसको घर बनाए बगैर नहीं बेच सकते। घर बना के फिर आपको गालबन 10 साल या 15 साल घर रखना पड़ता है, उसके बाद आप बेच सकते हैं, वरना बेच नहीं सकते। 15 साल वो फैमिली रहती है, उसके बाद अगर वो नेक्स्ट जनरेशन में चला गया है तो आगे बंटवारा होगा उसका जायदाद का, तो बच्चों ने बांटना है ये, तो फिर इजाजत आप GHQ से लेके उसको बेच सकते हैं। अमजद शेख साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद आपके सामने मामला रखेंगे। लाहौर को मेट्रो बस नसीब हुई, फिर पिंडी को हुई, फिर इस्लामाबाद को हुई, अब मुल्तान को भी हो गई। कराची के शहरी देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उन्होंने कसूर क्या किया है जो उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। इस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे अवाम के हक और रियासत की जिम्मेदारियों की। मयारी सफर की सहूलत मिलना अवाम का हक है, ट्रांसपोर्ट का बेहतर निजाम देना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इस मामले पर ज्यादा खुशकिस्मत नहीं रहे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बाद आज मुल्तान में भी मेट्रो बस सर्विस का आगाज हो गया। और जहां मुल्तान के लोग खुश हैं, उससे पहले लाहौर के लोग खुश हैं, वहां कराची के लोग ये देख रहे हैं कि इस 2 करोड़ शहरियों के शहर ने कसूर क्या किया है कि इसे ये सब नसीब नहीं होता। अभी मुल्तान के पहला फेज मुकम्मल हुआ है जो बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी से कज़ाफी चौक तक है। 50 लाख से जायद आबादी वाले मुल्तान के शहरियों को भी अब सस्ती सफरी सहूलत मिलेगी। मुल्तान मेट्रो बस के रूट पर 21 स्टेशन बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट इंतजामिया के मुताबिक प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद पहले फेज में 35 बसों में रोजाना 95,000 से जायद अफराद सफरी सहूलियात हासिल कर सकेंगे और बाद में उनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। अहम डेवलपमेंट है अच्छी। 11 फरवरी 2013 में लाहौर में पाकिस्तान की पहली मेट्रो बस सर्विस का आगाज हुआ। लाहौर में 64 बसों में से रोजाना तकरीबन 1,35,000 लोग सफर करते हैं। हर 1.25 मिनट के बाद स्टेशन से बस निकलती है। सिर्फ 20 रुपए में लोग बासहूलत सफर करते हैं। लोअर मिडिल क्लास अफराद के साथ डॉक्टर्स, नर्सें, तालिबे इल्म, यहाँ तक के हर शोबाजात के अफराद इसमें सफर करते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को यह सहूलत जून 2015 में मैसर आई और इस रूट पर चलने वाली 68 बसों पर रोजाना 1 लाख से जायद अफराद सफर करते हैं। पिंडियों के शहरियों की शिकायत थी कि उनके पास ये ट्रांसपोर्ट का मामला नहीं है। ये तनकीद होती थी कि दुनिया का वाहिद कैपिटल है इस्लामाबाद, जहां पर शहरियों को ये सहूलत मैसर नहीं है, लेकिन दी गई। फिर पंजाब में मेट्रो बस चलाने के लिए 50 लाख रुपए योमिया सब्सिडी दी जाती है, जिसे नाकदीन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट और तफरीह की बेहतर सहूलियात फराहम करे और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बनाए। दुनिया भर में मेट्रो या इस जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब्सिडी के तहत ही चलते हैं। अमेरिका, बरतानिया, चाइना, तुर्की, ब्राजील और दीगर कई मुमालिक में हुकूमतें भारी सब्सिडी देकर अवाम को सस्ती और मयारी सफ़र की सहूलियात फराहम करती हैं। लंदन का जो सिस्टम है उसमें शायद आपको पाँव रखने की जगह भी ना मिलती हो, लेकिन उसमें को भी सब्सिडाइज किया जाता है। मुल्तान मेट्रो बस सर्विस जनूबी पंजाब के लोगों के लिए खुशी की खबर है, लेकिन जहां मुल्क के दीगर बड़े शहरों में मेट्रो बस सर्विस शुरू हो चुकी है, वहीं मुल्क के सबसे बड़े शहर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कराची का हाल बेहाल है। सिंध के लोग हसरत से तक रहे हैं और बार बार देख रहे हैं कि हर साल पंजाब में एक नए शहर में नई मेट्रो बस सर्विस खुल जाती है और कराची में कुछ ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, सबसे बड़े तिजारती मरकज कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर नहीं तो बाकी शहरों की बात क्या करें। सिंध के बाकी शहरों का क्या नाम लें। 2 करोड़ की आबादी वाले शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम है। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बराए नाम है। जो बसें हैं वो आसार कदीमा की जीती जागती तस्वीरें हैं और आप उनको देखें तो शायद आपका सफ़र करने को दिल ना चाहे। बस के इंतज़ार में शहरियों को, ऐसी बसों के इंतज़ार में भी शहरियों को तवील इंतजार करना पड़ता है। बेशतर इलाकों में सिर्फ चिंची ही पर गुजारा होता है। पंजाब हुकूमत को भी 8.5 साल हो चुके हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब की पंजाब में 8.5 साल से हुकूमत है, उसी तरीके से पीपल्स पार्टी की सिंध में 8.5 साल से हुकूमत है। उससे पहले 5 साल सिंध में भी थी और मरकज में भी थी, लेकिन इन बरसों में शहरियों को मिला क्या? टूटी फूटी बसें,
जो सड़कों पर थी वो भी गायब होती चली गईं और 2 करोड़ की आबादी वाले शहर की सड़कों पर सिर्फ 6,457 बसें 192 रूट्स पर इंतहाई खस्ता हालत में चलाई जा रही हैं। शहर में योमिया सफर करने वाले अफराद की तादाद 7 लाख है बसों से, और 85% बसें पुरानी हैं जो ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करती हैं और इनकी सर्विसेज नाकिस है। 42% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर करते हैं, 21% जाती गाड़ियों में, 8% पिक एंड ड्रॉप वैन के जरिए सफर करते हैं। मास ट्रांजिट मंसूबा एक उम्मीद थी, लेकिन कराची में मास ट्रांजिट सिस्टम पर हुकूमतों की गफलत के सबब अमल ना किया जा सका। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिरे से कुछ कर ही ना सकी। तवील अरसे से कराची सर्कुलर रेलवे का मामला ताखीर का शिकार रहा। 1946 में कराची सर्कुलर रेलवे शुरू किया गया। 1984 तक ये ट्रांसपोर्ट का जरिया रहा। रफ्ता रफ्ता ये जरिया भी लोगों से छिन गया। 1999 से ट्रांसपोर्ट का ये जरिया बंद पड़ा है। पाकिस्तान और जापान के दरमियान कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट के लिए इत्तफाक राय भी हुआ, लेकिन फिर कुछ ना हुआ। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कुछ ना किया। अब इस मंसूबे को सीपैक का हिस्सा बनाया गया, लेकिन फिर एक मसला है कि सीपैक के तहत जो दूसरे प्रोजेक्ट जो हिस्सा बनाए गए वो तो तेजी से चल रहे हैं, लेकिन इसके दरमियान जो इंक्रोचमेंट्स हो गई, जिन्होंने घर बना लिए उस रास्ते पर जहां पर कराची सर्कुलर रेलवे बनना है, उन्हें खाली कौन कराएगा? कराची के शहरी सालों से आस लगाए बैठे हैं कि कब ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल होंगे। न जाने ये इंतजार कब खत्म हो। सिंध हुकूमत की जानिब से अब तक इस मसले के हल के लिए कोई अमली कदम नजर नहीं आया। वफाक को बल्कि बहुत देर से ख्याल भी आया, लेकिन उसमें भी क्या मामला इतनी तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 26 फरवरी 2016 को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने के लिए ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का संग बुनियाद रखा। मंसूबे का संग बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई थी कि यह मंसूबा लाहौर और इस्लामाबाद की मेट्रो बस सर्विस से भी ज़्यादा खूबसूरत होगा, लेकिन उस पर बाद में ये कहा गया कि इसे एक्सटेंड करके इसकी मजीद लाइन्स बनाई जाएंगी, सूबाई हुकूमत का काम करेगी। सूबाई हुकूमत ने उसके बाद क्या किया? सूबाई हुकूमत ना सही, वफाक ही सही, काम तो हो, लोगों को सहूलत तो मिले, लेकिन क्या सिर्फ एक ग्रीन लाइन बनेगा जो वफाक बना देगा? क्या पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कुछ नहीं करेगी? कराची की पब्लिक और अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के में जो हायल रुकावटें हैं उसको दूर होता देख सकेगी? क्या सिंध हुकूमत कुछ करेगी? आज इस हवाले से सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध हैं, उनकी मुलाकात भी हुई चीफ मिनिस्टर से। उनसे पूछते हैं कि मामला आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। नासिर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। कराची के अवाम देखते ही रहते हैं, बल्कि पूरे सिंध के अवाम, कि पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, अब मुल्तान में भी मेट्रो बन गई, उनके नसीब में कुछ आता नहीं है। आपकी मुलाकात भी हुई है आज चीफ मिनिस्टर साहब से। कुछ नसीब होगा इस 2 करोड़ के फाइनेंशियल हब, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहरियों को कुछ नसीब होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। शाहजेब साहब, बिल्कुल कराची में काफ़ी ट्रांसपोर्ट पे और मास ट्रांजिट पे बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो अभी इंशाल्लाह शुरू भी हैं कुछ, और बाकी शुरू भी होंगी और पूरे कराची में जो सिस्टम है इसको शुरू कर रहे हैं। आज KCR पे भी मीटिंग थी जो पहले भी 2-3 दफ़ा हो चुकी है। ख़ुद वहाँ का रूट भी पूरा जो उसका है सारा रास्ता वो भी देख के आए हैं, जहाँ पे KCR पहले चलती थी, और जो इंक्रोचमेंट और दूसरी वहाँ पे हर्डल्स हैं उनको भी देखा। और डिप्टी मेयर अशरफ वोरा साहब भी मेरे साथ थे और दूसरे लोग भी। फिर उनको भी अभी खाली कराने के लिए 2 मीटिंग्स CM साहब खुद भी कर चुके हैं और हम लोग भी उसको फॉलो अप कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी इस पे काम शुरू होगा और CPEC में इसको इंक्लूड कर लिया गया है। इस वजह से इसी साल बल्कि 3 या 4 माह के अंदर इस पे मुकम्मल तौर पर काम शुरू होगा। सिंध गवर्नमेंट अपना ये काम अभी से शुरू कर दिया उन्होंने कि राइट ऑफ वे जो है इसको पूरा खाली करवा रहे हैं, और इसकी दोनों साइड पे हम लोग प्रोटेक्टेड वाल भी बना रहे हैं, और उसकी जो फिजिबिलिटी भी कुछ जो दरकार है उसके लिए जो है वो एलोकेट कर दिए गए। मतलब ये दावा क्योंकि पहले भी बहुत दफा किया गया है, मगर उसके रास्ते में जो रुकावटें हैं, जो इंक्रोचमेंट्स हैं, उसमें सियासी इन्वॉल्वमेंट है, काम हो नहीं सका। इस दफा कोई फाइनल डिसीजन किया है कि कोई भी आए, किसी की भी इंक्रोचमेंट हो, कोई भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो, इसकी परवाह ना किए बगैर रास्ता खाली कराएंगे और कराची सर्कुलर रेलवे बनाएंगे? जी बिल्कुल, और इसमें हम लोग सब जो हमारी सियासी पार्टियां हैं उनको भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं, और जाहिर है ये कराची के शहरियों के भले के लिए स्कीम है, और कोई भी अगर इसकी मुखालफत करता है तो वो भी सबको पता चल जाएगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि सब लोग इसमें हम लोग साथ होंगे,
और कोई भी इन इंक्रोचर्स की सपोर्ट नहीं करेगा। ये ट्रैक 1999 तक तो चल रहा था ना, अब उसके बाद उस पर ये सारा इंक्रोच हुआ है। तो इंशाल्लाह इस पे बिल्कुल हम फर्म है और डिटरमिन है कि इसको जल्दी हम लोग खाली भी करवा लेंगे और इस पे काम भी शुरू होगा। नज़ीर साहब, आज जब शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब इफ्तिताह कर रहे थे मुल्तान मेट्रो का, तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कराची में भी हम बना रहे हैं, कराची में भी नून लीग बना रही है और उसको भी हम मुकम्मल करेंगे। एक ही सीट थी कराची में नून लीग की, वो भी खाली हो गई और वो भी आपके हिस्से में आ गई। कोई दूसरी जमात जिसकी कराची में सीट भी ना हो, वो ये एक ताने के तौर पर ये क्या पीपल्स पार्टी को बुरा नहीं लगता? और अगर एहसास है तो फिर ये अगर ग्रीन लाइन बनाएंगे तो आप भी कुछ बनाएंगे, या कराची के मैच ट्रांजिट का भी सारा क्रेडिट नून लीग वाले ही ले जाएंगे और पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करेगी? जी, हमने इस पे काम शुरू किया है और जो एधी लाइन है जिसका पहले ऑरेंज लाइन नाम था, उस पे काफ़ी हद तक काम शुरू हो चुका है। और इसी तरह हमारा येलो लाइन पे एग्रीमेंट भी हुआ है, बल्कि उस जो चाइना की एक कंपनी है CEUC, वो लोगों ने कुछ डिले किया है तो उनको हमने फाइनल लेटर भी लिख दिया है कि अगर 1 माह के अंदर अंदर वो इस पर काम शुरू नहीं करते तो हम लोग खुद उस पर काम शुरू करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और काफ़ी एरिया जो है कराची का वो कैटर करेगा। फिर ब्लू लाइन है, रेड लाइन है और इसी तरह हमारी ब्राउन लाइन भी है, उस पर भी काफ़ी हद तक हमारा काम हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें कराची के लिए हैं, और लेकिन इन सब में कुछ टाइम लगेगा। तो फौरी तौर पर CM साहब ने, और ख़ास तौर पर जो हिदायत हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हैं, फिर CM साहब, और हमने नई सिटी बसेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कराची के शहरियों के लिए, जिसमें स्टैंडिंग और सीटिंग कैपेसिटी होगी और जितने भी रूट्स हैं उन पर वो चलेंगी और उनके किराया जो है वो भी कम होगा। और ये फैसिलिटी जो है 3 या 4 माह के अंदर आप कराची के लिए इंशाल्लाह देखेंगे। बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। येलो लाइन हो, दूसरे प्रोजेक्ट हो या ये बसें हो, 3 से 4 माह की बात कर रहे हैं। वक्त 3-4 माह जल्द गुजर जाएंगे, ये अल्फाज हमारे पास यहीं महफूज रहेंगे और हम पीपल्स पार्टी को दिखाएंगे अगर ऐसा ना हुआ, क्योंकि कराची के शहरियों का हक है कि उन्हें भी कुछ मिले। वो सिर्फ देखते ना रहें कि फीते कट रहे हैं पंजाब में और पीपल्स पार्टी यहाँ कुछ नहीं कर रही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। हमने जिक्र किया था 2 बच्चों का, कोई डेवलपमेंट हुई है इस पर बात करेंगे, जो भारत में इस वक्त कैद हैं। एक ब्रेक के बाद 4 माह से 2 बच्चे भारत की कैद में हैं, पाकिस्तानी बच्चे। उन पर लगे इल्जामात झूठ साबित हुए। भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर चुका। हम ये मामला कल सामने रख चुके, मगर अब तक पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से कोई ठोस इकदाम नहीं किए गए। हम ये आपको बताते चलें कि हमारी जो बात हुई है पाकिस्तान के जो भारत में हाई कमीशन है, उसमें जो ज़राए से बात हुई है वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि ये मामला हम कोशिश कर रहे हैं कि हल हो जाए, बच्चे पाकिस्तान वापस आ जाएं। कल हमने मामला उठाया, भारत में कैद एक बच्चे की भाई से बात की, इस पूरे मामले की तहकीकात करने वाले भारतीय सहाफ़ी का इंटरव्यू किया और साथ ही तर्जुमान दफ्तर खारजा का भी मौक़िफ़ लिया। अब सियासी क़यादत हरकत में आ रही है। आज पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली ने कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में तवज्जो दिलाओ नोट करा दिया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मीडिया में 2 पाकिस्तानी बच्चों की भारतीय तहवील में होने का मामला सामने आया। वज़ारत ख़ारजा की तरफ से बच्चों की पाकिस्तान वापसी के लिए संजीदा कोशिश नहीं की गई। इंतहाई हसास मामला है, ऐवान में बहस कराई जाए। दूसरी तरफ आज पाकिस्तानी हाई कमीशन का मौक़िफ़ सामने आया कि हाई कमीशन की कानूनी टीम केस में उन्हें मुकम्मल मुआवनत फराहम कर रही है, जो हमें ज़राए भी बता रहे हैं। लेकिन क्या फैमिली को भी इस हवाले से बताया गया? गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ फिर मौजूद हैं, भाई फैसल ऐवान। बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपसे कोई राब्ता हुआ, कोई बात आगे बढ़ी है, आप लोगों को बताया गया ताकि आपकी फैमिली को भी सुकून आए, वालदा को, वालिद को सुकून आए? जी शाहजेब साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस इशू को पिक करके एड्रेस किया और एनर्जेटिकली इसको आप फॉलो भी कर रहे हैं। और ये है कि आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, नीदर आई एम। फैसल मेरा भाई है और एहसन खुर्शीद भी मेरे भाई की तरह ही है, एंड आई एम सपोज टू प्रोटेक्ट देम। आज की कल के बाद आज तक की जो प्रोग्रेस है वो सिर्फ इतनी है कि मैंने अब्दुल बासित साहब को उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट पे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। अलबत्ता नफीस ज़करिया साहब जो कि फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन हैं, उनसे बात हुई है, तो उन्होंने ये कहा है जी कि मैं फॉरेन ऑफिस का स्पोक्स पर्सन हूँ और ये मेरा मैंडेट नहीं है जो आपका सब्जेक्ट है। बहरहाल आप किसी भी वक्त इस सब्जेक्ट के हवाले से मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपका मैसेज पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली
और पाकिस्तान के अंदर जो इस हवाले से रेलिवेंट डिपार्टमेंट हैं उन तक मैं कन्वे कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहरहाल बहुत ये जो शुक्रिया। न्यूज़ गुलाम मुस्तफा में बता रहे हैं सिर्फ इतनी डेवलपमेंट हुई है, इतनी बात इन्हें बताई गई है। भारतीय मीडिया कह रहा है बच्चे बेकसूर हैं, बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, बड़ों की जेल में हैं। शुरू में भारत ने इल्जाम लगाया कि उड़ी हमलावरों के ये गाइड थे, बाद में साबित हो गया कि नहीं है। तेजी दिखाने की जरूरत है ताकि बच्चे जल्द अज जल्द वापस आए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।